गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हमने जो बेसिक 3 चैप्टर पढ़ रखे हैं फिजिक्स के, उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि आईआईटी और मेडिकल के एग्जामिनेशंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हमने कल के क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस की बात की थी, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज की भी क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखेंगे, जो कि हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हम पहला जो क्वेश्चन करते हैं वो पूछा गया था AIEEE 2003 में। जो हमारा यह क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया था AIEEE 2003 में। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको कि यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला तथा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला तथा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 एवं φ2 हो, क्रमशः φ1 एवं φ2 हो। प्रवेश करने वाला φ1 है और निकलने वाला फ्लक्स जो है वह क्या है, φ2 है। तो यदि किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश व निकलने वाला फ्लक्स क्रमशः φ1 एवं φ2 हो, तो पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होगा। तो पृष्ठ के अंदर आवेश क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है φ2 माइनस φ1 बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको φ1 प्लस φ2 बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन आप पे दिया जा रहा है φ2 माइनस φ1 माइनस φ2 बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो चौथा ऑप्शन आप पर दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन। तो प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें आवेश निकालना है। तो यदि आप फाई नेट की बात करें तो जो फाई नेट होगा वह होगा φ2 माइनस φ1। जो फाई नेट होगा वो क्या होगा, φ2 माइनस φ1। जो निकलने वाला है उससे आपका क्या घटा देना है, जो आपका प्रवेश करने वाला फ्लक्स है। और यदि आप फ्लक्स की बात करेंगे फाई की, तो फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर यदि आपको किसकी बात करनी है, आवेश की। ऑप्शंस में थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलती हो गई है, यहाँ पे भाग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इनटू होना चाहिए। तो यदि आप किसकी बात करेंगे, Q की, तो यह क्या होगा, फाई गुने एप्सिलॉन नॉट। और फाई का मान यहाँ क्या है, φ2 माइनस φ1 गुने एप्सिलॉन नॉट। तो जो ऑप्शन ए है वह ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। थोड़ा सा प्रश्न में ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो फ्लक्स है, हमें फ्लक्स से आवेश निकालना है। तो फ्लक्स से आवेश निकालने के लिए हमने गॉस प्रमेय लगाया, और गॉस प्रमेय लगाने के बाद हमने उसे हल कर लिया। तो यह एक प्रश्न था जो AIEEE 2003 में, मैं आपको बता चुका हूं कि यह जेईई मेंस के लेवल का प्रश्न है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, गॉस प्रमेय पर ही एक प्रश्न देखते हैं जो IIT 2004 में पूछा गया है। जो IIT 2004 में पूछा गया है। तो यदि आप इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर एक क्या है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ है जिसके भीतर आवेश दिया हुआ है प्लस Q1 और माइनस Q1। यहाँ पे प्लस Q1 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस Q1 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक आवेश Q2 दिया गया है। 3 आवेशों की बात की गई है, और पूछा जा रहा है कि पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वह
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल Q2 के कारण, केवल Q2 के कारण होगा। दूसरा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है कि सभी आवेशों के कारण होगा, सभी आवेशों के कारण, के कारण। तीसरा जो प्रश्न आपको तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है आपको वह दिया गया है 0, और चौथा जो दिया गया है वह दिया गया है केवल धन आवेशों के कारण, केवल धन आवेशों के कारण, केवल धन आवेशों के कारण। तो यह एक प्रश्न है जो आईआईटी 2004 में पूछा गया है, गॉस प्रमेय पर आधारित है। 2 मिनट का समय है, यदि आपका उत्तर आए तो आप बतलाएं। तो देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर आपसे फ्लक्स के बारे में पूछा जा रहा है, और फ्लक्स जो होता है वो होता है Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब सतह के भीतर जो आवेश होगा उसके बराबर बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सतह के भीतर जो आवेश है वह क्या है, Q1 माइनस Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप 0 बटे एप्सिलॉन नॉट मतलब 0 बोलेंगे। तो जो फ्लक्स है वह फ्लक्स क्या होगा, यहां पर वह फ्लक्स 0 के बराबर होगा। जो फ्लक्स है यहां पर 0 के बराबर होगा। तो क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि सतह के भीतर यदि आप आवेश देखें तो जो कुल आवेश है वह कुल आवेश क्या है, दो आवेशों का योग है। प्रथम आवेश जो है वो प्लस Q1 है और द्वितीय आवेश जो है वो माइनस Q1 है। दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो फ्लक्स है वह भी क्या आएगा, 0 आएगा। यह क्वेश्चन आपका आईआईटी 2004 में पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो यदि यह प्रश्न हो गया है तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि दो बिंदु आवेश प्लस 8Q एवं माइनस 2Q, प्लस 8Q एवं माइनस 2Q क्रमशः x बराबर 0, क्रमशः x बराबर 0 एवं x बराबर L पर रखे गए हैं, रखे गए हैं। x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु जहां जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 हो, 0। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4L, 8L, L बटे 4, 2L। 4L, 8L, L बटे 4 और 2L। 2 मिनट का समय है आपके पास। यह आपका ये जो क्वेश्चन है यह AIEEE आपके 2004 में पूछा गया था। AIEEE 2004 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न को हल करने का 2 मिनट का समय है आपके पास। कोशिश करें कि इस प्रश्न का हल आप कर सकें। दो मिनट का समय है। यदि आपको यह परिणामी, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं और फिर उनका योग करके उसको 0 के बराबर कर सकते हैं।
चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारे पास दो आवेश हैं। पहला जो आवेश है वह +8q है जो कि x बराबर 0 पर रखा गया है, और दूसरा जो आवेश है वह -2q है जो कि आपके x बराबर l पर रखा गया है। और ये जो है यह एक लाइन जा रही है जो इन दोनों आवेशों को क्या कर रही है, मिला रही है। यदि हम किसी ऐसे बिंदु की बात करें जो इन दोनों के बीच में है, ये दूरी L है, इन दोनों के बीच में है, तो आप देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र +8q के कारण होगा वह इधर होगा, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र -2q के कारण होगा वह इधर होगा। तो दोनों ही वैद्युत क्षेत्र चूंकि क्या है, एक ही दिशा में है, तो 0 और L के बीच में कोई भी ऐसी बिंदु नहीं होगी जहां पर कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में है। और एक ही दिशा में होने के कारण इनका जो योग है वह योग किसके बराबर हो गया, 0। इनका जो योग है वह योग कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं क्या है। हम मान लेते हैं कि अब इन दोनों आवेशों के बाहर कोई एक यह बिंदु है जहां पर कि हम क्या करें, कोशिश करें वैद्युत क्षेत्र निकालने की। तो यहां पर जो 8q के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा वह बाहर की दिशा में होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र हमारा होता है वह धन आवेश से बाहर की तरफ होता है। और यदि आप -2q से बात करें तो -2q से यह जो है यह आपका कितना है, यह आपका अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर क्यों होगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह कहां होगी, भीतर होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यदि कोई एक ऐसी बिंदु है जो दोनों आवेशों के राइट में है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 होने की पॉसिबिलिटी है। और यदि 0 होने की पॉसिबिलिटी है तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि E जो 8q होगा वही क्या होगा, E -2q होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यह जो बिंदु हमने माना जहां पर कि क्या हो जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र 0 हो जा रहा है, वह -2q से x दूरी पर है। -2q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, हमने यह मान लिया। तो जब आप 8q के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यह होगा k × 8q बटे x प्लस l का होल स्क्वायर, क्योंकि 8q से यदि आप देखें तो यह L और x दोनों दूरियों को योग करने के बाद आएगा। और यदि आप 2q से बात करें तो 2q से k × 2q बटे यह आपका क्या है, 2q से यह कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। ठीक है, यदि आप यहां से देखें तो k से k जो है वो कट जाएगा, q से q भी कट जाएगा, 2 से 8 जो है वह 4 बार में चला जाएगा। तो जो यहाँ पर समीकरण बचेगा वह बचेगा 4 बटे x प्लस l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे x स्क्वायर। यदि आप दोनों तरफ वर्गफल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो यह 2 बटे x प्लस l बराबर 2 बटे x प्लस l बराबर आपके पास क्या है, 1 बटे x है। यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू x प्लस l, या फिर x इज इक्वल टू l। तो x का मान किसके बराबर हो गया, l के बराबर। लेकिन ऑप्शन में आप देखें l है ही नहीं, ऑप्शन में जो है वह l है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर दूरी मापा है, जो हमने दूरी मापना है वह दूरी कहां से मापना है, 0 से। तो देखिए ये जो x का मान है ये भी l का है, और 0 से यह जो पूरी बिंदु की दूरी हो गई यहां से यहां तक, वह दूरी अब कितनी हो गई, l प्लस l बराबर 2l। तो 2l दूरी पर क्या होगा, 2l दूरी पर यह जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र 0 के बराबर होगा। 2l पर जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वह वैद्युत क्षेत्र 0 के बराबर
यदि आप 12 नहीं, मतलब हालांकि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो 12 ही मारना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें जिसमें ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि यह जो है वो -2q से l दूरी पर है और +8q से 12 दूरी पर है। यह आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप 2 मिनट का समय है, इस प्रश्न को कॉपी कर लें। AIEEE 2004 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए, यदि यह प्रश्न हो गया है तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC, मतलब हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसमें ए भुजा जो है वह क्या है, सभी की भुजाओं का जो माप है वह क्या है, सम ए ही है। ठीक है, तो हमने यह क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया ABC जिनकी तीनों भुजाएं क्या है, ए है। अब बोला जा रहा है कि इसमें ए और बी पर आवेश रख दिया गया Q, ए पर भी Q रखा गया और बी पर भी क्या रखा गया, Q। ए और बी पर आवेश रख दिया गया Q, तो बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां पर, C पर, आपको क्या करना है, निकालना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, Q/4πε0a², दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास √2Q/4πε0a², तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपके पास √3Q/4πε0a², और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपके पास 2Q/4πε0a²। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश CPMT 2012। उत्तर प्रदेश का जो पहले मेडिकल एग्जाम हुआ करता था, अब तो सिर्फ एक नीट एग्जाम ही होता है। उत्तर प्रदेश का पहले एक मेडिकल एग्जाम हुआ करता था, तो 2012 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इस प्रश्न को हल करें और उत्तर बतलाएं। GIC बवाउ से उत्तर आ रहा है C, यह ऑप्शन सही है। और भी लोग प्रयास करें प्रश्न को करने का, यदि उत्तर आए तो चैट सेक्शन के माध्यम से बतलाएं। देखिए, हमें C पर जो है वैद्युत क्षेत्र बतलाना है, तो C पर वैद्युत क्षेत्र बतलाने के लिए हमें पहले C पर A के कारण वैद्युत, ये जो C है इस पर जो A के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा वह इधर होगा, और जो B के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा वह इधर होगा। C पर यह दो वैद्युत क्षेत्र लग रहे हैं जिनके बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री। यदि आप EA निकालें, मतलब C पर A के कारण निकालें, तो आप इसे ऐसा बोल सकते हैं क्या, KQ/A², और अगर C पर B के कारण निकालें तो यह भी क्या होगा, KQ/A²। यह दोनों आप देख पा रहे हैं कि यह दोनों क्या है, समान है, तो आप EA और EB दोनों को आप क्या बोल दें, E के बराबर बोल दें। और क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वह क्या है, सदिश राशि है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। और यदि आप सदिश योग करेंगे तो सदिश योग करने के लिए हमें पता है इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 60 डिग्री, तो आपका हो जाएगा E² + E² + 2E × cos 60, और cos 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, तो 2 और cos 60 आपस में कट जाएंगे, तो यह बचेगा हमारे पास √3E, और E का मान जो है आपका वह क्या है, KQ/A², तो √3KQ/A²।
ठीक है। यदि हम k लिख रहे हैं, k को आप 1/4πε0 लिख देंगे तो यह हो जाएगा √3q/4πε0a²। तो यह जो ऑप्शन सी है, यह ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रश्न को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को कॉपी करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक वर्ग है जिसकी भुजाएं a है। एक वर्ग है जिसकी भुजाएं a है और इनके कोनों पर जो आवेश रखा गया है वह -2q प्लस q, -2q प्लस q, प्लस 2q और प्लस q, प्लस 2q और प्लस q रखा गया है। पूछा जा रहा है कि जो केंद्र पर हम एक आवेश रख दें यदि q, तो इस पर, अच्छा केंद्र पर आवेश नहीं रखना है, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह भुजा AB के लंबवत, अगर यहां देखें तो DCBA ऐसे ABCD बोला गया है, यह बोला जा रहा है भुजा AB के लंबवत, लंबवत। जो ऑप्शन बी बोला जा रहा है वह बोला जा रहा है 0। जो ऑप्शन सी बोला जा रहा है वो ऑप्शन सी है आपके पास विकर्ण AC के अनुदिश। मतलब यहां देखिए सिर्फ दिशा की बात की गई है, विकर्ण AC के अनुदिश। ए और सी में तो सिर्फ दिशा ही बतलाया गया है, और ऑप्शन डी जो बोला जा रहा है वह बतलाया जा रहा है विकर्ण BD के अनुदिश, विकर्ण BD के अनुदिश। तो कोशिश करें इस प्रश्न को करने का। यदि आपका उत्तर आए तो चैट के माध्यम से जरूर बतलाएं। यदि आपका आंसर आया हो तो चैट के माध्यम से बतलाएं। ऑप्शन बी 0 उत्तर आ रहा है, जो कि गलत उत्तर है। ऑप्शन 0 नहीं होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी उत्तर आया है। कहां से? ऑप्शन डी GIC 12 चीना का उत्तर है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। विकर्ण BD के अनुदिश होगा। यदि आप यहाँ पर केंद्र की बात करें तो देखें, यदि हम केंद्र पर देखें तो केंद्र पर हम देखते हैं कि जो हमारे वैद्युत क्षेत्र होंगे वह किस दिशा में होंगे। तो A पर क्योंकि प्लस Q है तो इसके कारण जो आपका होगा वह क्या होगा? विकर्ण AC के अनुदिश। ये थोड़ा सा विकर्ण पर नहीं आ रहा है, इसको अगर आप बनाना चाहें तो यह क्या हो जाएगा? यह विकर्ण
AC के अनुदिश जो होगा वो इधर होगा। किसके कारण? A के कारण। और C पर भी क्योंकि प्लस Q है तो इसके कारण क्या होगा? इधर होगा। और चूंकि EA और EC जो है वह बराबर है तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, आपस में कट करके शून्य हो जाएंगे। अब बात करें इनके कारण, तो B पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो EB इधर की तरफ ही होगा। और यदि आप -2Q की बात करें तो -2Q ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसी की तरफ होगी, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ED भी लिख सकते हैं। तो EB और ED जो है वह एक ही दिशा में आ रही है यहां पर, इसीलिए यहां पर क्या होगा? यह विकर्ण BD के अनुदिश होगा। यदि यहां पर भी +2Q आवेश रहता, D पॉइंट पर भी क्या रहता? +2Q आवेश रहता, तो जो उत्तर शून्य बतला रहे थे उनका उत्तर सही होता। लेकिन चूंकि यहां पर क्या है? -2Q है, तो विकर्ण BD के अनुदिश ही जो है वह हमारे पास क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। यह क्वेश्चन भी आपका यूपी CPMT 2011-12 में पूछा गया था। तो प्रश्न यदि आप देखें तो कोई भी कंपटीशन में ऐसा प्रश्न नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो आपको पढ़ाया गया है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर बोर्ड के करें तो और भी थोड़े आसान ही प्रश्न आते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास यहाँ पर दो आवेश दिए गए हैं, Q1 एवं Q2। Q1 एवं Q2, और Q1 एवं Q2 में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं। Q1 एवं Q2 में कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं। इतनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। चार ऑप्शन जो है वह दिया गया है। पहला ऑप्शन जो है वह बतलाता है मॉड Q1 इज ग्रेटर देन मॉड Q2। मतलब यदि आप साइन छोड़ दें, ऋणात्मक एवं धनात्मक छोड़ दें, तो Q1 जो है वह Q2 से क्या होगा? बड़ा होगा। या दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि Q1 Q2 से छोटा होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि Q1 के बाएं और Q1 के बाईं ओर कहीं वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। और चौथा ऑप्शन जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है Q2 के दाईं ओर कहीं वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस चार ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन है वह सही ऑप्शन आपको बतलाना है। पहला ऑप्शन आ रहा है, पहला ऑप्शन जो है वह देखते हैं, अभी बात करते हैं। पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन पहला आ रहा है GIC गैरिसन से बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन के सही होने के चांसेस नहीं है। ऑप्शन ए के सही होने के कुछ चांसेस हैं। GIC 12 चीना से भी उत्तर ए आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गिनते हैं जो Q1 से बाहर निकल रही हैं। तो Q1 से बाहर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और 12 रेखाएं जो है वह क्या हो रही हैं, आपकी Q1 से निकल रही हैं। लेकिन यदि आप Q2 में अंदर आने वाली रेखाएं देखेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 12 रेखाएं Q1 से निकल रही हैं और 9 रेखाएं Q2 पर आ रही हैं। तो Q1 का जो मान होगा वह Q2 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। Q1 का मान जो होगा वह क्या होगा, Q2 से ज्यादा ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है वह क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलती हैं उस वैद्युत क्षेत्र रेखाओं उस जगह पर वैद्युत क्षेत्र जहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा निकलती हैं या ज्यादा होती हैं, वहां का आवेश भी क्या होता है, ज्यादा। अब देखिए, हमें इतना तो पता चल गया कि Q1 जो है वह क्या है, पॉजिटिव है, घन आवेश है, और Q2 जो है वह क्या है, नेगेटिव है। Q1 पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। और Q2 नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वह क्या हो रही हैं, अंदर की ओर आ रही हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है Q1 की बाईं ओर कहीं E शून्य होगा। तो Q1 की बाईं ओर कहीं E शून्य होने के क्या है, आपके चांसेस हो सकते हैं। देखिए Q1 के बाएं, तो Q1 के बाएं यहां, तो Q1 के बाएं इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो यहां, और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, यहां। तो यहां पर शून्य होने के चांसेस हैं, शून्य होने के क्या है, चांसेस है। ठीक है। और यदि हम यहां पर बात करें तो यहां पर भी Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर और Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर, तो यहां पर Q2 के बाएं भी, Q2 के आपके दाएं भी वैद्युत क्षेत्र शून्य होने के चांसेस हैं। तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले आया करता था, जिसमें आपके एक से ज्यादा उत्तर भी क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के भी सही होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के भी सही होने की संभावनाएं हैं। तो ये क्योंकि आपने एक ऑप्शन के हिसाब से बतलाया, तो ऑप्शन ए जो है वह डेफिनेटली सही है, उसमें कोई भी दो राय नहीं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, आईआईटी 2010 का प्रश्न है ये। और आईआईटी में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कभी कभी जिसमें एक से ज्यादा विकल्प जो हो वो सही हो, एक से ज्यादा विकल्प सही होने की भी संभावना होती है। ऐसे प्रश्न भी आपसे आईआईटी में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक की चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक की चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक की चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में पथ में घूम रहा है, घूम रहा है। इन दोनों के बीच कूलम बल बतलाएं। कूलम बल पूछा जा रहा है आपसे कि कूलम बल का मान क्या होगा। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, -k e² बटे r क्यूब r कैप। ऑप्शन बी का मान आपको दिया जा रहा है k e² बटे r क्यूब r वेक्टर, से आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ऑप्शन सी दिया जा रहा है -k
ई स्क्वायर बटे आर क्यूब आर वेक्टर, और ऑप्शन डी जो दिया जा रहा है वह दिया जा रहा है के ई स्क्वायर बटे आर क्यूब आर कैप। यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यह जो प्रश्न है यह AIPMT 2003 मतलब नीट 2003 का यह प्रश्न है। पहले इसका नाम AIPMT हुआ करता था, तो नीट 2003 का यह प्रश्न है। यहां पे आप यदि कैप लगाना चाहें, क्योंकि वेक्टर लगाना जो है वह तो आप हर जगह पे कैप ही लगा सकते हैं। देखिए, तो यहां पर आपके पास सबसे पहले जो प्लस वाले ऑप्शंस हैं वो प्लस वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि बल जो लगेगा इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में, ये आपका नाभिक है और यह आपका क्या होगा, यह आपका इलेक्ट्रॉन होगा। यह इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल लगेगा वह बल क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो आकर्षण बल के लिए हमने एक माइनस साइन का क्या किया है, माइनस साइन का उपयोग किया है। दूसरा, आर वेक्टर लगाना थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि हम यहां पर क्या लगाना चाहते हैं, हम यहां आर कैप लगाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वह ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि आर कैप जब आप लगाते हैं तो आर कैप का ही मान आपका होता है आर वेक्टर बटे मॉड आर, आर वेक्टर बटे मॉड आर। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यह जो आपने आर कैप लगाया है यह आर कैप का मान है आर वेक्टर बटे मॉड आर, और आपको पता है कि जो ऊपर होगा वह के क्यू बटे आर स्क्वायर होगा। और यदि आपने आर कैप लगा दिया यहाँ पर, तो आपने इसे क्या लगा दिया, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटे मॉड आर। तो आर वेक्टर बटे मॉड आर जो है आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं के क्यू बटे आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। तो ये जो कैप है वह कैप वाला ही उत्तर क्या हो जाएगा, यह कैप वाला उत्तर आपका गलत हो जाएगा, और यह जो उत्तर है यह उत्तर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्लस वालों को पहले ही हमने हटा दिया था। प्लस वालों को हमने इसलिए हटाया था, क्यों हटाया था, क्योंकि आपके पास यहाँ बल है तो आप के क्यू गुने क्यू कर दीजिए। क्यों हटाया था प्लस वाले को, क्योंकि आकर्षण बल लग रहा है और आकर्षण बल के लिए हम एक माइनस साइन का प्रयोग कर रहे हैं। आकर्षण बल लग रहा है जहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, एक माइनस साइन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो इस प्रश्न से फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 ग्राफ दिए गए हैं इस प्रकार से। प्रथम ग्राफ यह है, द्वितीय ग्राफ यह है, तृतीय ग्राफ यह है, और जो चौथा ग्राफ है वह चौथा ग्राफ यह है। यह ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया गया है। और यहां पर आपको बोला जा रहा है कि कोई बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में n संख्याओं के सेल को जोड़ा गया है।
ठीक है, श्रेणी क्रम में n संख्याओं के सेल को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। मतलब n जो है वह क्या है, संख्या है सेलों की। n जो आपको बतलाया जा रहा है वह क्या बतलाया जा रहा है, संख्या। बैटरी के टर्मिनलों का में धारा I मापी गई है। I और N के बीच में कौन सा संबंध सही है? I और N के बीच में कौन सा संबंध सही है? I के संबंध में, I और N के संबंध में कौन सा ग्राफ सही है? यदि आपका उत्तर, अगर आप प्रश्न फिर से समझ लीजिएगा एक बार कि हमने क्या किया है। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी गलत उत्तर है। हमने बेसिकली क्या किया है, हमने आपके पास ऐसे सेल लगा दिए गए हैं और आपने क्या किया है, फिर आई एन नंबर ऑफ सेल्स लगाए हैं। ऐसे कितने सेल लगा दिए हैं, एन सेल लगा दिए हैं और आपने फिर धारा आई मापन किया है। ठीक है, तो धारा आई मापन जो आपने किया है उसमें आई और एन के बीच में क्या संबंध है? देखिए, क्योंकि यह सारे जो है वह सारे क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो आई बराबर क्या होता है, ई बटे आर। और क्योंकि यहाँ बाहरी प्रतिरोध की बात नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी बात की गई है, किसी भी बाहरी प्रतिरोध की बात नहीं की गई है, सिर्फ सेलों की बात की गई है। बोला गया है एन सेल को क्या कर दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो यदि आप एन सेलों की बात करें तो एन सेलों में भी जो ईएमएफ होगा, जो वैद्युत वाहक बल होगा, वो एन गुने ई होगा, क्योंकि हमें पता है कि सबका क्या कर देना है, योग कर देना है, और एन गुने आर होगा। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो आई बराबर क्या हो गया, ई बटे आर हो गया। मतलब आई को यहां पर जब तक यह श्रेणी क्रम में है और बाहरी प्रतिरोध नहीं है, यह समझना यहां पर बहुत जरूरी है कि यहां पर सवाल में बाहरी प्रतिरोध नहीं दिया गया है, तो आई जो है वह नियत है, आई जो है वह एन के साथ नहीं बदल रहा है। आप कितने भी सेल लगाते जाएं, आई का मान जो आएगा वो ई बटे आर ही आएगा। आप एक सेल लगाए तब भी यह ई बटे आर था, दो सेल लगाएंगे तो दो ही बटे दो आर हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो उत्तर रहेगा वह क्या रहेगा, ई बटे आर रहेगा। तो यह जो क्वेश्चन है यह एक अच्छा प्रश्न है। बेसिकली अभी तक जो हम प्रश्न कर रहे थे वो बहुत बेसिक प्रश्न ही आ रहे थे, लेकिन यह एक प्रश्न थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, नीट 2018 में यह पूछा गया है। तो यहां पर यही समझना है कि आई जो है वह सेलों से नियत रहेगा, क्योंकि सेल यहां पर क्या किए गए हैं, सेल जो है यहां पर वह श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं और बाहरी प्रतिरोध की बात नहीं की गई है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह कुछ ऐसी आपके पास वैद्युत परिपथ दी गई है, यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टर है, यहाँ से एक दूसरा रेजिस्टर है और यहाँ पर आपके पास एक तीसरा रेजिस्टर है। इन बिंदुओं का विभव गया है 20, 5, 2, 4, 2। 20 इसका विभव है, 5 वोल्ट इसका विभव है, यह 2 ओम का है, यह 4 ओम का है और यह 2 ओम का है। यहां से एक स्विच लगी हुई है और यह क्या लगे हुए हैं, यह आपके पास अर्थिंग लगा हुआ है। तो बोला जा रहा है कि एस को बंद करने पर धारा क्या होगी, एस को बंद करने पर धारा क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए बी सी और डी। 4.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर और 0। 6 एम्पियर और 0 एम्पियर। एस स्विच को यदि आप बंद कर देंगे तो आपके पास धारा क्या होगी।
नीचे पर यहाँ अर्थिंग किया गया है, यह समझना जरूरी है कि यहाँ पे अर्थिंग किया गया है। और अर्थिंग जब किया जाता है तो अर्थिंग जो है अपने तरफ जो भी आपके आवेश होते हैं उन आवेशों को अपने तरफ खींच लेती है। ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी गलत उत्तर है। 6 एम्पियर उत्तर नहीं आ रहा है। अर्थिंग में यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है, हम अर्थिंग अभी समझेंगे। यदि आप और 1 मिनट का समय लें, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार और प्रयास करें। ऑप्शन ए उत्तर आया है गैरसन से। गैरसन का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 4.5 एम्पियर की जो धारा होगी वही धारा आपके पास बहेगी। ठीक है, देखिए अर्थिंग का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग का मतलब यह है कि आपके पास बहुत बार ऐसा होता है कि आवेश, जनरली ऐसा होता है कि अगर आपके पास धातु की सतह हो तो आवेश क्या होता है, आवेश उसकी सतह पर आ जाता है जब आप किसी चीज से काम कराते हैं। मान लीजिए आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज की सतह में आपके पास क्या होता है, धातु होता है, तो फ्रिज की सतह पर आवेश आ जाता है जिसके कारण कभी आप ऐसी चीजों को छू देते हैं चलते चलते तो आपको करंट लग जाता है। ठीक है, आपको एक करंट का अनुभव होता है क्योंकि वह जो आवेश है वह फ्रिज से होकर के आपके शरीर से होकर के जमीन में जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं। हमारे घरों में भी अर्थिंग की जाती है। बेसिकली अगर आपको सॉकेट देखना होगा, अगर आपको सॉकेट ज्ञात होगा तो आप जो प्लग लगाते हैं वह प्लग कुछ ऐसा होता है। अगर आप ध्यान देंगे अपने घरों में जाकर तो जो आप प्लग लगाते हैं वह प्लग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पिन है इसको हम अर्थ पिन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके पास अप्लायंस होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सिर्फ 2 ही पिन होते हैं और आप सॉकेट में, जैसे फोन का चार्जर, फोन के चार्जर में 2 ही पिन होते हैं, आप सीधे सॉकेट में लगाते हैं 2 पिन। लेकिन आप यदि बात करें घर में आयरन की, गीजर की, फ्रिज की, तो टीवी की, तो ऐसे चीजों में क्या होते हैं, 3 सॉकेट होते हैं, 3 पिन होते हैं और यह जो तीसरा पिन है वह तीसरा पिन अर्थ पिन भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो अर्थिंग का काम क्या है? अर्थिंग का काम है जो ज्यादा आवेश हो उसको अपने तरफ खींच ले। तो यहां पर यदि आप स्विच एस को बंद करेंगे तो स्विच एस बंद करने के कारण क्या होगा कि यहां से धारा का प्रवाह I1, यहां से धारा का प्रवाह I2 और यहां धारा का प्रवाह I3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही अर्थिंग होगी तो सारा का सारा धारा कहां जाना चाहेगा, अर्थ में जाना चाहेगा। यदि आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दें इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, और इस बिंदु के विभव को हम मान लें V, तो हमें पता चलेगा कि I1 प्लस I2 बराबर I3। I1 प्लस I2 बराबर क्या हो गया, I3 हो गया। तो यहां पर आपको धारा निकालने के लिए पहले विभव निकालनी पड़ेगी। तो देखिए विभव निकालने का यहां जो तरीका है वह तरीका यह है कि पहले आप I1 के जगह क्या लिख सकते हैं, V1 बटे R। I1 के जगह आप लिख सकते हैं V1 बटे R1, इसके जगह आप लिख सकते हैं V2 बटे R2 और I3 के जगह आप लिख सकते हैं V3 बटे R3। अब यदि आप V1 का मान रखें तो यह 20 माइनस V बटे 2 होगा, प्लस यदि आप V2 का मान रखें तो यह 5 माइनस V बटे 4 होगा, और यदि आप V3 का मान रखें तो यह V माइनस, यह क्या होगा, यह V माइनस 0, क्योंकि हमने यहां विभवांतर लिख दिया तो यह क्या होगा, V माइनस 0 बटे 2 होगा। तो यहां से आपके पास जो V का मान आएगा वह V का मान हमारे पास 9 वोल्ट आ जाएगा। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो V का मान क्या आ जाएगा, 9 वोल्ट। और जैसे ही V का मान 9 वोल्ट आया तो आप I3 का मान निकाल सकते हैं 9 बटे 2। I3 जो है वह क्या है, V3 बटे R3, तो I3 जो होगा वह क्या होगा, 9 बटे 2 मतलब 4.5 एम्पियर। तो यह भी जो प्रश्न था, यह प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न था
और यह प्रश्न आपसे पूछा गया था AIEEE 2008 में। AIEEE बेसिकली जेई मेन की परीक्षा है, जेई मेन परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो यहां पर जो I का मान है वह I3 का मान 4.5 एम्पियर आ रहा है, और वह 4.5 एम्पियर जो है वह ऑप्शन ए सही है। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, आईआईटी और नीट के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक बेसिकली हमने जो किया है, हमने अपने एनसीईआरटी का प्रथम चैप्टर जो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा जो है वैद्युत विभव एवं संधारित्र, और तीसरा जो है वह वैद्युत चालन, 3 चैप्टर हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। आज अभी हमारी जो सुपर 100 प्रोग्राम की क्लास है, यह आज हमारी आखिरी क्लास है। यहां तक हमने 3 चैप्टर जो है वो पूर्णतः कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। थैंक यू।